फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में स्वागत है। आज की क्लास में जो हमारा टॉपिक होगा वो कताई प्रक्रिया का होगा। उससे पहले आप सभी की मुझे उम्मीद है कि दिवाली बहुत अच्छी गई होगी और खूब एंजॉय आप लोगों ने किया होगा। अब त्यौहार लगभग हो चुके हैं। वैसे अभी हमारा बड़ा त्यौहार भाई दूज रह गया है, उससे पहले गोधन भी रह गया है। कुछ लोगों के यहाँ आज होंगे, कुछ लोगों के यहाँ कल हैं, हमारे यहाँ भी कल ही हैं। तो उनको भी अपना कर लीजिए, ठीक है, और फिर पढ़ाई पर अच्छे से लग जाइए। दूसरी बात, इससे पहले जो हमने आपको रेशों के परीक्षण की जो 3 क्लासेस दी थी, ठीक है, 3 क्लासेस पूरी दी थी। 3 क्लासेस में आपने जो लास्ट वाली क्लास थी रासायनिक परिचर्या वाली, उसको आप लोगों ने अच्छे से नहीं देखा, ठीक है। अब मैं ये बात क्यों कहने आई हूँ, हालांकि दिवाली के त्यौहार में आप लोगों ने लगभग सभी वीडियोस कम देखी हैं, लेकिन ये क्लास जो है आपने बिल्कुल कम देखी। और मैं आपको बता दूं, मैं 2-3 प्रश्न अभी बीपीएससी का जो एग्ज़ाम हुआ था वो इसी टॉपिक से थे, रासायनिक परीक्षण से, ठीक है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है और शायद ही कोई ऐसा होगा कि जिसने आपको तीनों परीक्षण विस्तार पूर्वक अलग अलग वीडियो में पढ़ाई हो, ठीक है। माइक्रोस्कोपिंग भी मैंने अच्छे से पढ़ाया है, जितना मुझे कंटेंट इम्पोर्टेंट लगा सारा पढ़ाया, ठीक है। और पहला जो परीक्षण तकनीकी परीक्षण जिसे भौतिक परीक्षण भी कहते हैं उसको पढ़ाया, और लास्ट में हमने रासायनिक परीक्षण रेशों के पढ़ाए थे। आप जानते हो कास्टिक सोडा है, सल्फ्यूरिक एसिड है, इन सबसे प्रश्न आपके एग्जाम में अम्ल क्षार की प्रतिक्रिया ये सारे पूछे ही जाते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को आप लोग छोड़िएगा मत, जरूर देखिएगा। अगर आप एग्जाम में सिलेक्शन चाहते हो, हर जगह प्रश्न आते, चाहे नेट हो, चाहे टीजीटी पीजीटी हो, हर एग्जाम में आपको इससे प्रश्न देखने को मिलते हैं। पहले नेट में ही आते थे, अब ये छोटे मोटे एग्जाम्स में भी आने लगा है, ठीक है। तो बस ये जानकारी आपको देनी थी, इसलिए कि आप लोग ये ना समझें कि वो वीडियो टॉपिक जो बेकार है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे जो कताई की प्रक्रिया होती है, ठीक है, सूत्र धागे के निर्माण की प्रक्रिया की बात करेंगे। टॉपिक तो ये बड़ा है, लेकिन एक वीडियो में जितना मैं समेट सकती हूँ उतना समेटने की कोशिश करूँगी, ठीक है। इसमें भी वीडियोस 2 मिलेंगी, क्योंकि इसमें कताई के साथ साथ जो आप जानते हो रेशों से धागा बनाने के लिए कताई की प्रक्रिया करनी पड़ती है। तो धागे की तो बात होगी, उसके साथ साथ जो वस्त्र निर्माण की प्रक्रियाएं होती हैं, ठीक है, मतलब या फिर कह सकते हैं धागा निर्माण जब किया जाता है तो कितने प्रोसेस से गुजरता है। जैसे कि आप जानते हो कॉम्बिंग, कॉर्डिंग, मतलब ये सारी चीज़ें होती हैं ना, स्लिवरिंग वगैरह, ये सारी प्रक्रिया भी आपको इसी में देखने को मिलती हैं। तो ये सब चीज़ें भी हमें पढ़नी है, तो इस वजह से ये वीडियो बहुत लंबी जा सकती है, ओके। तो इसमें मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि जहाँ तक आपको इसकी भी 2 वीडियो देखनी ही पड़ेंगी, नहीं तो आपका टॉपिक कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो पेशेंस से पढ़ाई करेंगे तभी चीज़ें क्लियर होंगी। और अगर आप ये चाहोगे एक वीडियो में मैं आपको 2-3 घंटे में सब पढ़ा दूँ और आप भी 2-3 घंटे की वीडियो देखोगे नहीं, हमारा भी नुकसान आपका भी नुकसान, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सूत्र जिसको हम धागा भी कहते हैं, यार्न भी कहते हैं, सूत्र, धागा, यार्न, ये सब इसी के नाम है, ठीक है। और इसको बनाने के लिए क्या करनी पड़ती है, एक प्रोसेस करना पड़ता है, किस पर, रेशों पर प्रोसेस किया जाता है। फिर क्या प्राप्त होता है, हमें धागा प्राप्त होगा, ओके, धागा प्राप्त होगा। इसी धागे की बुनाई की जाएगी, ठीक है, बुनाई की जाएगी तो आपको क्या प्राप्त होगा, बुनाई करने के बाद आपको कपड़ा प्राप्त होगा, और इसी कपड़े पे क्या किया जाएगा, परिचर्या की जाएगी, तो आपको पहनने योग्य कपड़ा प्राप्त हो जाएगा, ठीक है, पहनने योग्य कपड़ा प्राप्त हो जाएगा। लेकिन हम अभी यहाँ नीचे तो पहुँचे नहीं हैं, अभी हम सिर्फ यहाँ पर ही हैं, ठीक है, रेशों से धागा निर्माण की प्रक्रिया। तो आज हम कताई कह लो या फिर धागा कह लो, हम इसकी बात करेंगे, ओके। तो स्टार्ट करते हैं क्लास। वस्त्र निर्माण की प्रारंभिक इकाई अगर पूछा जाए क्या है, इसमें आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, तो रेशा है, ठीक है। प्रारंभिक इकाई क्या है, रेशा है, ओके। और अगर आपसे पूछा जाए कि तंतु से वस्त्र निर्माण या फिर रेशे से वस्त्र निर्माण की जो प्रक्रिया होती है, वस्त्र निर्माण की जो प्रक्रिया होती है, उसके बीच या मध्य की कड़ी क्या होती है, ठीक है। वस्त्र निर्माण, देखो रेशा से, ठीक है, रेशा से वस्त्र निर्माण के मध्य की कड़ी को क्या कहते हैं, मध्य की कड़ी किसे कहते हैं, इस तरीके से प्रश्न बन सकते हैं, ठीक है। मध्य की कड़ी किसे कहते हैं, तो ये भी किसे कहते हैं, धागे को कहते हैं, ओके, किसे कहते हैं, धागा, ओके। या फिर जो कताई प्रोसेस होता है ना, तो उसको हम कहते हैं, ठीक है।
तो जब भी आपसे मध्य की कड़ी पूछा जाए तो कताई के माध्यम से धागा बनाया जाता है, तो आंसर धागा होगा। ठीक है, जब भी मध्य की कड़ी पूछा जाए, सूत्र से वस्त्र निर्माण के बीच की मध्य की कड़ी पूछा जाए तो धागा करोगे। और आपसे पूछा जाए वस्त्र निर्माण प्रक्रिया की प्रथम विधि कौन सी है, वस्त्र निर्माण प्रक्रिया की प्रथम विधि। ओके, तो प्रथम विधि क्या होगी, कताई प्रक्रिया। ये प्रथम विधि है। जब हम वस्त्र निर्माण शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम रेशों पर काम करते हैं, तो प्राथमिक इकाई तो रेशा है, लेकिन विधि क्या है, तो आप कहोगे कताई। ये प्रथम विधि है। ओके, तंतु से सूत्र निर्माण की प्रक्रिया जो है कताई कहलाती है, ये आप लिख लीजिएगा। अच्छा, यहाँ पर जो है एक हॉलन एवं सैडलर की परिभाषा याद रखिएगा, हॉलन एवं सैडलर की। ठीक है, परिभाषा है, क्या है ये, परिभाषा है किसकी है, हॉलन एवं सैडलर की है, हॉलन एवं सैडलर की है ये परिभाषा। क्या कहा इन्होंने परिभाषा में, ध्यान से सुनिए। सूत्र के विषय में, सूत्र तंतुओं के एकत्रीकरण का सामान्य नाम है। ठीक है, सूत्र तंतुओं, आप जानते हैं तंतुओं को ही बटाई कर करके क्या है, धागा बनाया जाता है। तो क्या हुआ, सूत्र को एकत्रित किया नहीं किया, तो सूत्र जो है तंतुओं के एकत्रीकरण का सामान्य नाम है। ठीक है, सामान्य क्या है, नाम है जो कि आपस में दबाए और गूंथे जाते हैं। इतनी लाइन आप लिख लीजिए, बोर्ड पर जगह नहीं है, जो कि आपस में दबाए या गूंथे जाते हैं। ये परिभाषा हॉलन एवं सैडलर की है। एक यहाँ पर ये डेफिनेशन और दी थी, लेकिन वो डेफिनेशन मुझे इंपॉर्टेंट नहीं लगी, इसलिए मैंने नहीं डाली है। लेकिन कोलियर की पुस्तक का नाम लिख लीजिए। ठीक है, कोलियर की डेफिनेशन थी, पर डेफिनेशन इंपॉर्टेंट नहीं थी, तो इसलिए मैं खाली इनकी पुस्तक इंपॉर्टेंट है, इसको आप लिख लीजिएगा। कोलियर की पुस्तक है, टेक्सटाइल में क्या नाम है उसका, हैंडबुक ऑफ टेक्सटाइल। ठीक है, कोलियर की पुस्तक है ये, क्योंकि ये ऐसे प्रश्न बन सकते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन डेफिनेशन इंपॉर्टेंट नहीं थी। ओके, तो हैंडबुक ऑफ टेक्सटाइल जो है कोलियर की पुस्तक का नाम है। ओके, अब हम बात करते हैं यहाँ पर जो अगर रेशों के विषय में अगर हम बात करें या धागे के विषय में मेनली करेंगे, धागा क्या होता है, तो धागे की डेफिनेशन ध्यान रखिएगा। ये हालांकि कोलियर ने नहीं दी है, बस ये आपको याद होनी चाहिए, धागा की डेफिनेशन, ये मत सोचिएगा कोलियर की है। ओके, तो ये धागा होता क्या है, इसके विषय में आपको पता होना चाहिए। जो धागा होता है, ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न आया है बीपीएससी में, सेम प्रश्न है, उठा के देखिए, बुने हुए, इसलिए मैं इसको लाई हूँ। बीपीएससी में आया तो किसी भी एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि क्वेश्चन कई बार होता है किसी स्टेट में पूछे जाएं तो दूसरे स्टेट में भी बन जाता है। ठीक है, तो बुने हुए, नीटेड, गूथे हुए, मतलब वहाँ पर शॉर्टली दिया हुआ था, पर यही प्रश्न था, गूथे हुए और लेस। ओके, और लेस, जो फर्स्ट एग्ज़ाम हुआ था अभी बीपीएससी होम साइंस का, अभी जो इस साल जो एग्ज़ाम हुए उसमें 23 में हुआ था जो एग्ज़ाम, उसमें ये प्रश्न आया था, बुने हुए, नीटेड और लेस वाले वस्त्रों का नाम, वस्त्रों का आधारीय उत्पादन आधारीय उत्पादन क्या है, धागा है। ठीक है, उत्पादन, ठीक है, उत्पादन क्या है अगर पूछा जाए तो क्या है, ये धागा है। ओके, मतलब यहाँ पर हम कह सकते हैं जब हम बुनते हैं या हम नीटेड किसे कहते हैं, जब हम हाथ से बुनाई करते हैं, हालांकि अब तो मशीनों से भी की जाती है, जो हौजरी के कपड़े होते हैं वो नीटेड मेथड से ही बने हुए होते हैं। ठीक है, लेकिन पहले जो हम लोग, पहले क्या अभी भी बहुत से लोग बनाते हैं, स्वेटर जो बनाते हैं ना, एक ही धागे का प्रयोग करके जो कपड़ा बना दिया जाता है, तो स्वेटर में देखा आपने ज़्यादातर एक ही धागा होता है। ठीक है, तो नीटेड का काम ज़्यादातर हाथ से नीटिंग का काम किया जाता था, उस बुनाई जो हाथ से होती थी उसे हम नीटिंग कहते थे। और ये जो बुने हुए वस्त्र की बात हो रही है, तो यहाँ पर ये ताने बाने की बात कर रहे हैं। ठीक है, पहले हम सोचते थे बुने हुए वस्त्र जो होते हैं, जो हम लोग बुनाई करते हैं घर में, उसको भी कहते हैं ना स्वेटर बुनना, तो वो भी लगता था बुनाई है, लेकिन वो नीटिंग होती थी। और बुने हुए वस्त्रों से मतलब यहाँ पर ये होता है जो ताना बाना वाला काम होता है। ठीक है, ताने बाने का जो प्रयोग होता है, कपड़ा बनाया जाता है, उसे हम कहते हैं। ठीक है, गूंथे हुए, गूंथ कर जो बुनाई की जाती है, या फिर जो लेस होती है, ठीक है, लेस होते हैं, वो वाले हो गए गूंथे हुए। और जो आधारीय, मतलब
कोई भी ऐसा वस्त्र है जो मतलब धागों से बना हुआ है, तो हम मतलब यहाँ पर ये धागे की डेफिनेशन है, ये सारे काम धागों से होते हैं, ये समझ लेना चाहिए आपको, ठीक है। चाहे बुना जा रहा है, चाहे नीटिंग की जा रही है, चाहे गूंथा जा रहा है, चाहे लेस बनाई जा रही है। लेस जानते हो आप, डिज़ाइनदार होती है, ठीक है। तो उसमें महीन सूत्र भी होते हैं, चौड़े सूत्र भी होते हैं, तो ये सब क्या है, धागा है, ठीक है। धागे की डेफिनेशन है, ये सारी चीज़ें धागे से ही बनाई जाती है। अब यहीं पर बात की जाए कि धागा आखिर है क्या, तो धागा जो है ना ब्रिज है, एक तरीके की ब्रिज है। ब्रिज क्यों कह रहे हैं, मतलब एक पुल है। किसका पुल है भाई, आप जानते हो जब तंतु है, तंतु से क्या बनता है, वस्त्र बनता है, तो तंतु के मध्य की कड़ी हमने अभी क्या बताया, धागा है। तो धागा कह लो, ब्रिज कह लो, कड़ी कह लो, पुल कह लो, ये सारे शब्द किसके लिए, धागे के लिए। तो है ना, सारे एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो इतना तो आप सभी को पता होगा, सूत्र के कितने, 2 वर्ग होते हैं। सूत्र के वर्ग पूछे जाए कितने होते हैं, तो आप कहोगे 2 वर्ग होते हैं। 2 वर्ग का मतलब क्या हुआ यहाँ पर, एक तो आपका हो गया स्पन होता है, स्पन, ठीक है, जो लघु आकारीय होते हैं जिन्हें हम स्टेपल कहते हैं, जो छोटे रेशों से बनते हैं। इसको ऐसे सुन लीजिएगा, जो स्पन सूत्र होते हैं, स्पन सूत्र का मतलब ये होता है स्टेपल। ओके, स्टेपल जो हम कहते हैं ना, वो स्पन सूत्र, स्टेपल मतलब जो छोटे रेशों से बनाए जाए, उन सूत्रों को, उन धागों को हम क्या कहते हैं, स्पन सूत्र कहते हैं, जो छोटे रेशों से बनाए जाए। ओके, ज़्यादातर आप जानते हो प्रकृति में एक रेशम को छोड़ दें तो सारे स्पन यार्न है या फिर स्टेपल है, ठीक है। इन्हें हम छोटे रेशे भी कह सकते हैं, इन्हें हम लघु रेशे भी कहते हैं। इनका मापन आप जानते हो इंच या सेंटीमीटर में होता है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। आगे हम बात करते हैं, दूसरा वर्ग कौन सा हो गया, फिलामेंट हो गया। ये तो अंडरस्टूड होगा, आपको ज़्यादा कन्फ्यूज़न होना ही नहीं चाहिए, स्टेपल के नाम से ही समझ जाना चाहिए। दूसरा वर्ग फिलामेंट होगा, जो कैसे होते हैं, अविरल होते हैं, मतलब लंबे होते हैं। आगे हम बात करेंगे जिनका मीटर में मापन किया जाता है, और प्रकृति में एकमात्र रेशा है रेशम, जो कि फिलामेंट आपको प्राप्त होता है, ठीक है। और जो कृत्रिम होते हैं या फिर मानव निर्मित जो रेशे होते हैं, वो सारे इसी में आ जाते हैं, फिलामेंट में। आपकी इच्छा है तो इन्हें छोटे टुकड़ों में काट सकते हो, नहीं तो अन्यथा ये फिलामेंट ही होते हैं, मानव निर्मित सारे, ठीक है। तो ये 2 तरीके के वर्ग यहाँ पर कंसीडर किए जाते हैं। और ज़्यादातर कभी भी आपसे प्रश्न बने तो आप एक चीज़ को हमेशा याद रखिएगा, ये जो स्टेपल तंतु है, अगर इस तरीके से प्रश्न बन जाए, हालांकि मन है तो आप कृत्रिम जगत से भी स्टेपल बना सकते हो, ठीक है। मन है तो उन्हें काट लो बस, फिलामेंट के लिए स्टेपल हो जाएंगे। लेकिन जो अगर आपसे पूछा जाए जो स्पन सूत्र होते हैं कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो वो ज़्यादातर प्रकृति से ही प्राप्त होते हैं, क्योंकि प्रकृति में सारे रेशे कैसे होते हैं, स्टेपल ही होते हैं, एक रेशम को छोड़कर। तो इनका मतलब ये स्रोत जो है प्राकृतिक जगत ही है, छोटे रेशों का स्रोत जो है मुख्य वो प्रकृति ही है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इनकी जो प्रक्रिया है बनाने की, अगर आपसे कहा जाए कि जो स्पन सूत्र बनाए जाते हैं वो किससे बनाए जाते हैं, फिर ये यांत्रिक विधि से बनाए जाएंगे। जब भी छोटे रेशों से कपड़ा बनता है तो यांत्रिक विधि इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। तो ये भी चीज़ क्लियर रखिएगा, स्टेपल ज़्यादातर प्रकृति में प्राप्त होते हैं, तो प्रकृति ही इनका आंसर होगा। और यांत्रिक विधि से ही स्टेपल सूत्र बनाए जाते हैं, जो स्पन होते हैं, स्पन सूत्र जो छोटे छोटे रेशों से सूत्र बनते हैं। सूत्र का मतलब होता है धागा, इसलिए यहाँ पर कंफ्यूज मत होना। और रेशों का मतलब, फाइबर का मतलब, तंतु का मतलब होता है मतलब सबसे छोटी इकाई, मतलब रेशा, ठीक है। ओके, रेशा, सूत्र, स्टेपल, ये सब, इन सब का मतलब एक ही है, ओके। लेकिन सूत्र, धागा और यार्न, ये तीनों एक हैं, ध्यान रखिएगा। तो जो स्पन सूत्र का मतलब ये होता है छोटे रेशों से बना धागा, ठीक है। स्पन सूत्र का मतलब होता है छोटे रेशों से बना धागा। तो ये जो छोटे रेशों से धागे बने होते हैं, ये तो ज़्यादातर प्रकृति से प्राप्त होते हैं, या फिर यांत्रिक, और या फिर क्या मतलब यांत्रिक विधि यांत्रिक होती है, ठीक है। विधि पूछी जाए तो यांत्रिक होती है, क्योंकि रासायनिक से तो हम फिलामेंट, लंबे रेशे बनाते हैं ना, तो रासायनिक विधि से कौन से बनाए जाते हैं पूछा जाए तो फिलामेंट बनाए जाते हैं, लंबे लंबे धागे बनाए जाते हैं, जिसमें स्पिनरेट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि स्पन सूत्र किससे बनते हैं, तो ये यांत्रिक विधि से बनते हैं, ओके। कताई का प्रोसेस यंत्र द्वारा किया जाता है इस पर, ओके। आगे बढ़ते हैं। भाई आप लोगों की दिवाली की थकान उतरी या नहीं उतरी, हमारी तो सच में नहीं उतरी है बिल्कुल भी, इतना परेशानी हो गई है। एक तो क्या होता है, सबसे छोटी हूँ मैं समझने के लिए, ससुराल में सबसे बड़ी हूँ, लेकिन वैसे मैं रिलेशन में सबसे छोटी हूँ, तो सबको फ़ोन भी करके विश भी मुझे ही करना पड़ता है। ये रीति रिवाज जब से मम्मी जी नहीं रही मुझे करने पड़ते हैं सारे, तो घंटों तो फ़ोन कॉल्स में भी, और सालों साल काम में लगे रहो, कॉल्स वगैरह हो नहीं पाते हैं दूर दूर, तो जब किसी को करो इतने दिनों बाद कॉल, तो बात भी लंबी हो जाती है। उसके बाद कुछ रिलेटिव जो आसपास रहते हैं उनको मिठाई लेकर जाना, दिवाली देना, उनको विश करना। कल तो पूरा दिन इसी में रहा, सबको बधाई देने जाना पड़ा। बधाई देने के बाद फिर अपने घर के काम भी हो जाते हैं,
और उसके बाद रात में लेट सोना, सुबह थोड़ा बहुत कितनी भी कोशिश करो, रोज़ के मुकाबले तो लेट हो ही गए, ठीक है। तो कह नहीं सकते हैं कि भाई त्यौहार ये होते हैं ना, जो बिजी लोग होते हैं उनके लिए बहुत समस्याएं पैदा हो जाती हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं कताई से सूत्र बनाने की विधि। अब स्टार्ट करते हैं किसको, कताई से सूत्र बनाने की विधि की बात करते हैं। कताई से सूत्र बनाने की विधियाँ। ओके, तो हेडिंग अब आप डाल लीजिए। तो यहाँ पर वही लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी जो अभी मैं समझा रही थी आपके लिए। जो सूत्र निर्माण की मुख्यतः दो विधियों का प्रयोग किया जाता है, दो विधियों का प्रयोग किया जाता है। कौन कौन सी दो विधियाँ होती हैं उनकी बात करेंगे। एक तो आप प्रथम विधि अगर आपसे पूछा जाए तो आप सभी जानते हो प्रथम विधि में कौन सा आ जाएगा, प्राकृतिक वर्ग आ जाएगा। ओके, प्राकृतिक वर्ग आ जाएगा। प्राकृतिक वर्ग में अभी हम जो रेशों की बात कर रहे थे, प्राकृतिक वर्ग के जो रेशे होते हैं वो कैसे होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे होते हैं। तो छोटे छोटे रेशे होते हैं, इस वजह पर सर इस वजह से क्या होता है, इन्हें बट कर, ठीक है, बट कर क्या किया जाता है, लंबे धागों में कन्वर्ट किया जाता है, लंबे धागों में कन्वर्ट किया जाता है। तो लंबे धागे बनाने के लिए क्या होता है, प्राकृतिक रेशों पर क्या होता है, एक मतलब यांत्रिक विधि का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो एक विधि तो ये हो गई, यांत्रिक विधि का प्रयोग किया जाता है। मतलब प्रथम वर्ग जो होगा इस विधि में रेशे होंगे, मतलब छोटे रेशे होंगे जो कि प्राकृतिक वर्ग से आए होंगे, ओके, और उन्हें लंबा बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यांत्रिक विधि का यहाँ पर प्रयोग करेंगे, ओके। अब दूसरी विधि क्या आ जाएगी, दो विधि होती है। दूसरी विधि द्वितीय विधि अगर आपसे पूछी जाए सेकेंडरी मेथड क्या है, तो द्वितीय जो विधि होती है उसमें क्या हो जाते हैं, कृत्रिम वर्ग के रेशे आ जाते हैं। कृत्रिम वर्ग के जिन्हें क्या होता है, फिलामेंट बनाया जाता है। कृत्रिम वर्ग के रेशे होते हैं जिन्हें फिलामेंट बनाया जाता है। फिलामेंट बनाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, यहाँ पर एक तो रासायनिक विधि होती है, तो पॉलीमर का प्रयोग किया जाता है। पॉलीमर का मतलब घोल वगैरह तैयार किया जाता है। अब ये जो पॉलीमर का जो घोल होता है इसको किसके माध्यम से निकालते हैं, स्पिनरेट के माध्यम से निकालते हैं। तो यहाँ पर एक मशीन की आवश्यकता पड़ती है, ओके। रसायन की तो पड़ती है। जो स्पिनरेट क्या होती है, एक तरीके की मशीन होती है, मतलब ये भी एक तरीके का यंत्र होता है, लेकिन मेनली काम किसका होता है, रसायन का होता है। तो ये जो विधि होती है रासायनिक चीज़ पर ज़्यादा आधारित होती है, ठीक है, जिससे लंबा और अविरल धागा आपको प्राप्त हो सके, स्पिनरेट, ओके। तो दूसरे मेथड में क्योंकि ये कृत्रिम वर्ग है तो इसमें स्पिनरेट की आवश्यकता पड़ती है, ये ध्यान रखिएगा, तब जाके हमें अविरल धागा प्राप्त होता है। अब हम बात आ जाते हैं जो सूत्र बनाने की हमारी विधियां हैं उनकी हम बात करने वाले हैं, ठीक है। विधियों की बात करने वाले हैं, हेडिंग बनाई थी अभी हमने, ठीक है, विधियाँ कौन कौन सी हैं। अब हम बात करते हैं कॉर्डिंग की। सबसे पहले कौन सी विधि प्रयोग की जाती है जब हमें रेशा प्राप्त होता है और हमें वस्त्र बनाना होता है, सबसे पहले जो विधि प्राप्त होती है वो होती है कार्डिंग, ठीक है। सबसे पहली विधि जो हम प्रयोग करते हैं वो होती है कार्डिंग, ओके। क्या करते हैं कार्डिंग में, धुनाई प्रोसेस कर, मतलब धुनाई की तरह काम किया जाता है। इसमें अशुद्धियों को पृथक करना, ठीक है, अशुद्धियों को पृथक करना, अशुद्धियों को क्या करते हैं, पृथक करना। जैसे कि आप जानते हो जब रेशा जो होता है आपने खेत से उठाया, ओके, खेत में ही तो होंगे प्राकृतिक रेशे, तो खेत से आपने उठाया तो उसमें क्या है, धूल है, मिट्टी है, पत्ते हैं, एक्स्ट्रा पत्ते हैं, ठीक है। जो रेशे पत्तों से नहीं प्राप्त होते उनमें तो जो पत्तों से नहीं प्राप्त होंगे उन रेशों में जो अगर पत्ते पाए जाएंगे तो वो तो अशुद्धि होगी, है ना। तो उस अशुद्धि को हटाना, ठीक है। ऊपर से उनको क्या करना, समानांतर करना, एक बराबर करना, समानांतर करना, धुन कर उनको क्या किया जाता है, बराबर करने का काम किया जाता है, ठीक है। समानांतर करना, सीधा करना, ये काम कार्डिंग विधि से किया जाता है। सीधा करना ये काम जो है किया जाता है कार्डिंग विधि। और कार्डिंग विधि के बाद अगर आपसे पूछा जाए पूनी कब बनाई जाती है, तो कार्डिंग विधि के बाद ही पूनियाँ बना ली जाती हैं। पूनियाँ जैसे चोटी की तरह पोनीटेल बना लेना, ठीक है, पूनियाँ बना ली जाती है। आगे अगर हम बात करते हैं कॉम्बिंग की, बहुत जल्दी हम इस चीज़ को निपटाएंगे, इसमें थोड़ा सा प्रोसेस पढ़ लो, ये इंपॉर्टेंट है, उसके बाद हम अपनी कताई पर आ जाएंगे, ओके। कॉम्बिंग की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्या किया जाता है, रेशों को सुलझाया जाता है। कॉम्बिंग में कंघे की तरह से हम बाल सुलझाते हैं और यहाँ पर भी क्या होते हैं, छोटे और बड़े रेशे पृथक हो जाते हैं। तो रेशों को सुलझाना, ठीक है, सुलझाना, ओके। और यहाँ पर क्या होता है, छोटे बड़े तंतु क्या हो जाएंगे, पृथक हो जाएंगे। छोटे बड़े तंतु अगर पूछा जाए किस
प्रक्रिया में अलग होते हैं तो वो कॉम्बिंग में अलग कर लिए जाते हैं। छोटे बड़े तंतु क्या करे जाते हैं, यहाँ पर पृथक कर लिए जाते हैं। तंतु पृथक करना, पृथक करने का फ़ायदा ये हो जाता है, जो छोटे रेशे होते हैं वो निम्न कोटि के वस्त्रों के लिए प्रयोग किए जाते हैं, और जो बड़े रेशे होते हैं उससे क्या होता है, उच्च कोटि के वस्त्र बनाए जाते हैं। जैसे यहाँ पर जब कॉम्बिंग का प्रोसेस किया जाता है और जो छोटे तंतु अलग किए जाते हैं तो 1/4 भाग मात्र किसका होता है, छोटे तंतुओं का होता है। तो आपसे पूछा जाए कॉम्बिंग विधि में कितने रेशे जो होते हैं छोटे तंतुओं में निकल जाते हैं, तो 1/4 रेशा जो है छोटे तंतु के रूप में अलग हो जाते हैं, जिनसे कौन से निम्न श्रेणी के वस्त्र बनाए जाते हैं। ओके, निम्न श्रेणी के वस्त्र बनाए जाते हैं। और ये तंतु जब दोनों अलग हो जाते हैं, छोटे अलग बड़े अलग हो जाते हैं, तो इस कंडीशन में क्या होता है, सारे तंतु समानांतर हो जाते हैं। बड़े एक तरफ कर लिए जाते हैं और से छोटे अलग कर लिए जाते हैं। इसके बाद एक प्रोसेस आता है, कौन सा, जो आप कहते हो खींच कर निकालना है, फिर ड्राइंग आउट। ठीक है, खींच कर निकालना। तीसरी विधि की बात करेंगे, खींच कर निकालना। कुछ विधियाँ पढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, 5-6, फिर हम आ जाएंगे। मेनली जो मुख्य विधियाँ हैं वो हम पढ़ रहे हैं। ओके, अगर आपसे पूछा जाए तो यही 4-5 विधियाँ मुख्य होती हैं जो हर रेशे पर की जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर खींच कर निकालना जिसे हम कहते हैं ड्राइंग आउट। ड्राइंग आउट। ओके, ड्राइंग आउट में क्या होता है, जो आपने क्या किया था, अभी पूनी बनाई थी, मतलब कार्डिंग मेथड में आपने पूनी बनाई, फिर उन पूनियों को कॉम्बिंग किया, सुलझाया। ठीक है, अब उसमें से क्या कर रहे हैं, हम खींच कर निकाल रहे हैं, ड्राइंग आउट का प्रक्रिया कर रहे हैं। इसमें हम करते क्या हैं ये आपको पता होना चाहिए। कुछ रेशे अगर मान लो कॉम्बिंग प्रोसेस में बड़े छोटे रह गए, ठीक है, हालांकि 1/4 तंतु जो होते हैं रेशे छोटे निकल जाते हैं, लेकिन फिर भी कुछ रेशे रह जाएंगे। ठीक है, कुछ रेशे रह जाएंगे तो वो इस प्रोसेस में निकाले जाएंगे। इसमें होता क्या है, जो पूनियाँ होती हैं, ठीक है, जो पूनियाँ होती हैं बनी हुई, उनको क्या होता है, पूनियों को पहली बार कहते हैं क्या, स्लीवर्स कहते हैं, स्लीवर्स कहते हैं। तो जो ये स्लीवर्स होते हैं इनको करते क्या है, तेज घूमती हुई, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, तेज घूमती हुई घिर्रियाँ होती हैं, तेज घूमती हुई घिर्रियों पर, पूल्स भी बोलते हैं, जिन्हें रिवॉल्विंग पूल्स बोलते हैं, घिर्रियों को तेज घूमती हुई घिर्रियों पर चढ़ाया जाता है। घिर्रियों, रिवॉल्विंग पूल्स लिख लीजिएगा, ज़्यादा इजी रहेगा। रिवॉल्विंग पूल्स घिर्री को बोलते हैं। ओके, रिवॉल्विंग पूल्स पर चढ़ाया जाता है, पूल्स पर चढ़ाया जाता है। और यहाँ पर जो इन्हें चढ़ा दिया जाता है, चढ़ाने के बाद होता क्या है, ये बहुत तेज घूमती हैं, चढ़ा दिया जाता है, जिससे लंबे तंतु, ठीक है, लंबे तंतु छोटों से पृथक हो जाते हैं। मान लो अभी भी कुछ छोटे तंतु रह गए, मतलब बहुत छोटे थे वो कॉम्बिंग में निकल गए, लेकिन अभी भी कुछ छोटे रह गए, तो इसमें क्या होंगे, लंबे तंतु जो होते हैं वो छोटे तंतु से पृथक हो जाएंगे, छोटे तंतु से पृथक हो जाएंगे, तंतु से पृथक हो जाएंगे। अब जब ये पृथक हो जाएंगे तो यहाँ पर भी क्या होगा, जो लंबे तंतु हैं इनसे क्या होगा, बहुमूल्य वस्त्र बनाए जाएंगे, क्योंकि ये सबसे लंबे रेशे होंगे, क्योंकि 2 बार छटाई हो चुकी है, एक कॉम्बिंग में हो चुकी, दोबारा अब ये मतलब ड्राइंग आउट में छटाई हो रही है, तो इसमें जो सबसे अच्छे सबसे लंबे रेशे होंगे वही रह जाएंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी कुछ सबसे छोटे तंतु तो कॉम्बिंग में निकल गए, कुछ छोटे रह गए तो वो यहाँ पर निकल गए, तो यहाँ पर सिर्फ बड़े बड़े रेशे रह जाएंगे, जिससे बहुत अच्छे वस्त्र बनाए जाएंगे। और यहाँ पर जो निम्न कोटि के वस्त्र होंगे वो वहीं पर चले जाएंगे, कहाँ, जो वस्त्र मतलब निम्न कोटि के बनाने के लिए छोटे तंतु। आगे अगर हम बात करते हैं घुमाव देना, देना मतलब रोविंग प्रोसेस की बात करते हैं, रोविंग प्रोसेस, घुमाव देना, रोविंग प्रोसेस, ठीक है, प्रोसेस। अगर हम रोविंग की बात करें तो अभी हमने क्या बताया था, बड़े रेशों को छोटों में से खींच लिया गया, तो खींचे हुए जो रेशे होते हैं, जो पोनी थी उसमें से छोटे बड़े भी रेशे जो थे सब अलग हो गए, बिल्कुल अब बड़े रेशे रह गए। तो अब इनमें क्या होगी, हल्की सी ऐंठन दी जाती है, जो हल्की सी ऐंठन देना उसी को हम घुमाव देना या रोविंग कहते हैं, रोविंग प्रोसेस कहते हैं। तो इनमें क्या होती है, हल्की सी ऐंठन, ऐंठन बोला जाए, हल्की सी ऐंठन बोलो आप, चाहे ऐंठन या घुमाव बोलो, घुमाव बोलो या बटाई बोलो, ये सारे नाम एक ही चीज़ के हैं।
ठीक है। ये तो हल्की सी बटाई, हल्का सा ऐंठन, हल्का सा घुमाव देने का यहाँ पर काम किया जाता है, जिससे क्या होता है जो रेशे थे वो एक दूसरे के समानांतर आकर चिपक जाते हैं। अब कोई चीज़ है, मान लो एक पोनी थी बनी हुई, अब आप चोटी को क्या करते हो, ऐंठ देते हो, तो जो बाल होते हैं हमारी चोटी के वो और पास हो जाते हैं ना, टाइट होकर। जैसे चोटी को हम क्या करते हैं, बनाते हैं और चोटी ढीली लगती है तो हम उसे खींच देते हैं। खींचने से क्या होता है जो बाल होते हैं और पास पास आके सट जाते हैं। तो ऐसे ही इसमें होता है, हल्की बटाई देने से जो रेशे रह गए थे वो क्या होते हैं, बिल्कुल पास पास आकर एक दूसरे से क्या होता है, एक दूसरे के पास आकर समीप आकर सट जाते हैं। ठीक है, समीप आकर सट जाते हैं या फिर पूछा जाए तो संगठित हो जाते हैं। शब्द घुमा फिरा के यही पूछे जाते हैं, तो इनको पता होना चाहिए। संगठित का मतलब क्या होता है, सटने का मतलब क्या होता है, तो मतलब संगठित मतलब एक बराबर इकट्ठे हो जाते हैं, सट जाते हैं मतलब एक दूसरे के आसपास हो जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जब क्या होता है ये संगठित हो जाते हैं तो ये क्या होता है, इस कंडीशन में ये काफ़ी निर्बल होता है। कैसा होता है, इस कंडीशन में ये निर्बल होता है। लिख लीजिएगा, आप पूरा सेंटेंस लिख लीजिएगा। इस कंडीशन में क्या होता है, धागा निर्मल होता है, निर्बल धागा प्राप्त होता है। इस कंडीशन धागा होता है ये। ओके, अब ये क्या होता है, निर्बल होता है। तो इस अवस्था में इसे पक्का, मजबूत व सघन बनाने के लिए एक प्रक्रिया अंतिम की जाती है, वही होती है कताई। ठीक है, आपने 4 प्रोसेस पढ़े, यहाँ पर मुख्य 4 प्रोसेस पढ़े। 4 ये क्या थे, मुख्य प्रोसेस थे। हालांकि और भी होते हैं लेकिन ये मुख्य प्रोसेस में आते हैं। कार्डिंग, कॉम्बिंग, ड्राइंग आउट जिसे खींचकर निकालना कहते हैं, या फिर घुमाव देना। तो ये 4 प्रोसेस जब रेसे से धागा बनाया जाता है तब मुख्य तौर पर किए जाते हैं। इनमें जो लास्ट ये घुमाव वाला होता है, तो इसमें हमने क्या बताया, यहाँ पर हमने बताया जो मुख्य होते हैं, मुख्य लास्ट वाला जो होता है उसमें हमने क्या कहा, संगठित हो जाते हैं रेशे। लेकिन इस अवस्था में ये धागा जो होता है अभी मजबूत नहीं, क्योंकि इसमें हल्की ही ऐंठन दी गई है, कोई तेज ऐंठन करके पूरा धागा नहीं तैयार किया गया है। तो ये क्या होते हैं, निर्बल होते हैं बहुत। लेकिन अब इस निर्बलता को दूर करना है, इन्हें कैसा बनाना है, पक्का बनाना है। कैसा बनाना है, मजबूत बनाना है, मजबूत बनाना है। ठीक है, सघन का मतलब होता है इन्हें और पास रेशों को करना है, सटाना है खूब अच्छे से पास में। ठीक है, जो उनकी ट्रांसपेरेंसी है वो ख़त्म हो जाए, एक अच्छा धागा प्राप्त हो जाए जिससे अच्छे से ताना बाना करके कपड़ा बनाया जा सके। ठीक है, तो इस समय क्या एक लास्ट प्रोसेस किया जाता है, वो होता है कताई। ठीक है, तो अब ये लास्ट प्रोसेस जो कताई आ गया, अब हम इसी की बात करेंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने रेशे से धागे बनाने की प्रक्रिया में 4 मुख्य विधियों का प्रयोग किया। कौन कौन सी की, पहले हमने सबसे पहले क्या किया, कार्डिंग का काम किया, मतलब अशुद्धियों को दूर किया। अशुद्धियाँ दूर हुई तो हमने क्या किया, कॉम्बिंग किया, मतलब रेशों को समानांतर किया, छोटे रेशों को छोटे व बड़े रेशों को अलग अलग किया। लेकिन फिर भी कुछ रेशे जो थे रह गए छोटे बड़े, तो हमने क्या किया, ड्राइंग आउट का काम किया। ठीक है, ड्राइंग आउट का काम किया। ड्राइंग में क्या था हुआ, जो थोड़ी बहुत भी समस्या थी, थोड़ी बहुत भी अगर समस्या रहेगी, ठीक है, तो उसको दूर किया, मतलब थोड़े बहुत जो छोटे रेशे और रह गए उनको भी हटा दिया, किस पर, घिर्रियों पर लगाकर। ओके, फिर हमने क्या किया, इनको किस पर चढ़ा दिया, सॉरी, इस पर फिर हमने क्या किया, घुमाव दिया, घिर्रियों पर यहाँ चढ़ाया। ड्राइंग आउट में हमने क्या किया, घिर्रियों पर चढ़ाया। वो खूब तेज घूम रही थी, और जिससे क्या हुआ, जो छोटे रेशे थे या बड़े रेशे थे बिल्कुल ही पृथक हो गए। फिर हमने क्या किया, घुमाव देने का काम किया। घुमाव मतलब ऐंठन दिया, जिससे क्या हुआ, मतलब रेशा समीप तो हो गए, संगठित तो हो गए, लेकिन क्या हुआ, वो अच्छे से मजबूती अभी नहीं आ पाई। अब हम इस पर लास्ट प्रोसेस करेंगे, जिसको ही हम क्या कहते हैं, कताई प्रोसेस कहते हैं, स्पिनिंग कहते हैं। ओके, जिसका हम काम यहाँ पर करेंगे। तात्पर्य यह है कि अब हम प्रोसेस कौन सा पढ़ेंगे, कताई का, स्पिनिंग का प्रोसेस यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, और यहाँ पर भी 4 नहीं 5 करिएगा। क्यों 5 करिएगा, क्योंकि जो कताई है ये भी तो रेशे से धागे निर्माण की प्रक्रिया ही है, तो कताई भी 5वीं कताई ही रहेगी, लेकिन हम कताई को विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे यहाँ पर। ओके, अब हम आ जाते हैं कताई। ये मुख्य 5 विधियाँ होती हैं। ओके, अब कताई की हम बात कर लेते हैं, स्पिनिंग की बात करते हैं। भाई थोड़ा टाइम तो देना पड़ेगा, और क्लास आज की ही वीडियो में आप चाहो हो जाए तो नहीं हो पाएगी। ओके, 2 वीडियोस तो कम से कम इसकी बनेंगी, नहीं तो आप बोर हो जाओगे, पढ़ नहीं पाओगे। तो कताई और स्पिनिंग की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, जो यहाँ पर कताई होती है, तो ये क्या है, एक तो आपसे पूछा जाए रेशों से धागे निर्माण की अंतिम प्रक्रिया कौन सी है, तो आप क्या कहोगे, ये क्या है, कताई है। ठीक है, अंतिम प्रक्रिया कौन सी है, कताई है। तो ये रेशे से धागे निर्माण की अंतिम प्रक्रिया है। ओके, अंतिम प्रक्रिया है। 5 मुख्य प्रक्रियाएं थी जिसमें ये अंतिम प्रक्रिया है। और यहाँ पर जो होता है, रोविंग प्रक्रिया से प्राप्त धागे जो होते हैं
अभी हमने जो आपको रोबिंग प्रक्रिया पढ़ाई थी, ठीक है, इससे पहले कताई वाली रोबिंग प्रक्रिया पढ़ी थी। तो रोबिंग प्रक्रिया से जो प्राप्त धागे होते हैं, ठीक है, धागे होते हैं वो क्या होते हैं, बॉबिन कताई मशीन पर चढ़ा दिए जाते हैं, ठीक है। तो रोबिंग अंतिम प्रक्रिया हमने कहा कताई है। इसके बाद जो रोबिंग हुआ था, इससे पहले रोबिंग का प्रोसेस हुआ था। तो रोबिंग प्रक्रिया से जो हमें रेशे प्राप्त हुए, ठीक है, कैसे थे वो रेशे, वो थोड़े से ऐंठे हुए थे, मतलब थोड़े से ऐंठे हुए थे, धागे का रूप में आ चुके थे, पर थोड़ी से ऐंठे हुए थे, संगठित थे, सटे हुए थे, पर मजबूत नहीं थे। तो अब उसको क्या करेंगे, उसी जो रोबिंग प्रक्रिया से प्राप्त जो धागे थे उनको क्या करेंगे, बॉबिन पर चढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कताई प्रोसेस में रोबिंग के बाद किस पर चढ़ाया जाता है धागों को, तो बॉबिन पर चढ़ाया जाता है। बॉबिन को जब चढ़ाया जाता है कताई मशीन पर, बॉबिन को कताई मशीन पर जब चढ़ाया जाता है, ये होती कताई मशीन। ओके, जब बॉबिन रोबिंग से बॉबिन पे गया, बॉबिन से क्या कहाँ आएगा, कताई मशीन पर आएगा, ठीक है, कताई मशीन पर जाएगा, जिसे हम स्पिनिंग फ्रेम कहते हैं, पर चढ़ा दिया जाता है। अब ये जो स्पिनिंग फ्रेम जो कताई मशीन होती है, इसके विषय में थोड़ा जानिएगा। ये क्या होते हैं, इसमें कई रोलर्स लगे होते हैं। जो स्पिनिंग मशीन होती है इसमें क्या होते हैं, कई रोलर्स। ये एक प्रोसेस है जो ध्यान में आपको रखना है। इसमें क्या होता है, कई रोलर्स यहाँ पर लगे होते हैं, और जो प्रत्येक रोलर होता है इसकी गति पहले से तेज होती है। मान लो पहला तो तेज चल रहा था, जो दूसरा चलेगा वो इससे भी तेज होगा, तो इनकी सबकी गति बढ़ती जाएगी। पहला जो रोलर है वो तेज चल रहा है, उससे भी तेज दूसरा चलेगा, तीसरा उससे भी तेज चलेगा। तो इनमें क्या होता है, प्रत्येक रोलर की गति जो होती है प्रथम रोलर से तेज होती है, और जब अंतिम रोलर से यहाँ पर निकलता है तो वहाँ पर क्या होता है, अंतिम रोलर पर एक अच्छा धागा, आपको जैसा धागा होना चाहिए, जैसे कि जिसका व्यास अच्छा हो, व्यास मतलब डायमीटर, या फिर मोटाई वगैरह जिसकी अच्छी हो, सघन हो, आकार वगैरह क्लियर जैसा धागा का होना चाहिए वो हो। तो यहाँ पर लास्ट में जब अंतिम रोलर पर जाता है तो एक अच्छा धागा आपको प्राप्त हो जाता है। अब आप एक बार ध्यान से इस प्रोसेस को पढ़िएगा फिर से। कताई मतलब हमने क्या करा, लास्ट प्रोसेस पे आ गए, हमने 5 प्रोसेस पढ़े, जिसमें रेशे से धागे निर्माण के हमने 5 प्रोसेस पढ़े, जिसमें लास्ट वाला था कताई। कताई किसकी होती है, जब आपका जो रोबिंग हुई थी, रोबिंग प्रोसेस क्या था, रोबिंग प्रोसेस से क्या हुआ, कताई करने के लिए रेशे से धागा जो बनी हुई एक रस्सी थी पतली, ठीक है, वो किस पर गई, बॉबिन पर गई। बॉबिन से कहाँ आई वो रस्सी, वो कताई मशीन पर आई। कताई मशीन में क्या थे, रोलर लगे हुए थे, रोलर बहुत तेज गति से चल रहे थे, और जब लास्ट वाले रोलर पर पहुँचता है, मतलब हर रोलर तेज था, हर लास्ट वाले रोलर पे जब धागा जाता है तो एक अंतिम प्रक्रिया अच्छे रूप में ऐसी होती है जिससे पूरा धागा आपको तैयार प्राप्त हो जाता है, ठीक है। आगे अगर हम बात करते हैं, और कुछ चीज़ें आपको बार बार रिपीटेड पढ़नी पड़ रही हैं क्योंकि ये टॉपिक है, इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा। अब जब कताई द्वारा धागे का निर्माण किया जाता है तो यहाँ पर लंबाई के आधार पर 2 प्रकार के सूत्र बनाए जाते हैं। आप सभी जानते हो कौन कौन से, लघु आकारीय और दीर्घ आकारीय। तो लंबाई के आधार पर पूछा जाए सूत्र कितने प्रकार के बनाए जाते हैं, तो ये 2 प्रकार से बनते हैं। एक तो आपके भाई स्टेपल लघु, ठीक है, और दूसरे फिलामेंट मतलब जो दीर्घ आकारीय होते हैं। पहला लघु जिन्हें हम स्टेपल कहते हैं, स्टेपल। दूसरे कौन से होते हैं, दीर्घ आकारीय, दीर्घ आकारीय जिन्हें हम फिलामेंट कहते हैं, फिलामेंट कहते हैं। इनको भी बताना इसलिए ज़रूरी था बार बार क्योंकि अब हम उस प्रोसेस को पढ़ रहे हैं, कताई का प्रोसेस पढ़ रहे हैं, तो हमें ये पढ़ना ही पड़ेगा बार बार। यहाँ पर फिर से आपको एक चीज़ बताऊंगी, जो आपके स्टेपल फाइबर होते हैं वो यांत्रिक विधि से बनाए जाते हैं, यांत्रिक विधि से बनाए जाते हैं, ओके, यांत्रिक विधि से बनाए जाते हैं। और यहीं पर अगर हम बात करेंगे, और यांत्रिक विधि को क्या कहते हैं, मैकेनिकल मेथड भी कहते हैं। यहाँ पर फिलामेंट जो धागे होंगे वो रासायनिक विधि से बनाए जाएंगे, ओके, रासायनिक विधि से बनाए जाएंगे, और इसको हम क्या कहेंगे, केमिकल फाइबर कहेंगे, ठीक है, केमिकल स्पिनिंग कहेंगे, केमिकल स्पिनिंग कहेंगे, ओके। तो आपको मैकेनिकल स्पिनिंग किसे कहते हैं, यांत्रिक विधि को कहेंगे, और केमिकल स्पिनिंग रासायनिक मेथड को हम यहाँ पर कहते हैं। अब आपको 2 चीज़ें क्लियर हुई, जो स्टेपल किससे बनते हैं, यांत्रिक विधि से बनते हैं, और दीर्घ आकारीय क्योंकि ये यांत्रिक से इसलिए बनते हैं क्योंकि प्रकृति से रेशे प्राप्त होते हैं, और जो रेशे प्रकृति से हमें प्राप्त होते हैं इस वजह से क्या होता है, हम उनको मशीन के माध्यम से ऐंठन देते हैं, ओके। जैसे अभी हमने स्प्रिंग फ्रेम की बात की थी, रोबिंग मशीन की बात की थी, तो ये क्या है, सब यंत्र हैं, ओके। अब हम आ जाते हैं फिलामेंट में हम केमिकल का प्रयोग करते हैं लंबे रेशे बनाने के लिए, इसलिए वो रासायनिक विधि हो जाती है। तो कताई जो प्रोसेस होता है 2 विधियों से, 2 तरीके से किया जाता है। कताई का प्रोसेस आपसे पूछा जाए कितनी तरीके से किया जाता है, तो 2 तरीके से किया जाता है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं
अगर हम बात करें तो नंबर 1 क्या हो जाएगा आपकी यांत्रिक मेथड हो जाएगा, यांत्रिक विधि, और नंबर 2 क्या हो जाएगा रासायनिक हो जाएगा, रासायनिक विधि। ओके, 2 हो गई है यांत्रिक विधि और रासायनिक विधि। अब आपको ये तो अभी हमने बताया यांत्रिक से स्टेपल बनेंगे, क्या बार बार बताने की आवश्यकता है नहीं। यहाँ पर रासायनिक से फिलामेंट बनेंगे। ओके, फिलामेंट बनेंगे, तो ये चीज़ हम बार बार आपको नहीं बताएंगे। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा जो इसमें जो प्रकार होते हैं यांत्रिक विधि से कौन कौन सी कताइयाँ की जाती हैं और रासायनिक विधि से कौन कौन सी कताइयाँ की जाती हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। तो यांत्रिक विधि जिसे हम स्टेपल धागे हेतु प्रयोग करते हैं उसमें सबसे पहले आ जाती है पारंपरिक रिंग कताई। पारंपरिक, ये शायद आपको कलर विजुअल नहीं होगा हमारे हिसाब से, एक सेकेंड। ठीक है, यहाँ पर पहला आ जाएगा पारंपरिक रिंग कताई। रिंग कताई आ जाएगा। रिंग फ्रेम और म्यूल फ्रेम जो पढ़ते हैं सारी चीज़ें पढ़ेंगे, जिसे हम कहते हैं ट्रेडिशनल रिंग स्पिनिंग। मैं बोल दे रही हूँ, लिख लीजिएगा, बोर्ड बहुत छोटा है, आपको दिख रहा है, फ़ोन का बोर्ड है ये। ओके, ट्रेडिशनल रिंग स्पिनिंग कहते हैं। दूसरी होती खुली व अंतिम कताई, ये हम यांत्रिक पढ़ रहे हैं। खुली व अंतिम कताई, अंतिम कताई जिसे हम कहते हैं ओपन एंड स्पिनिंग। ओपन एंड स्पिनिंग, खुली व अंतिम कताई तो ओपन एंड स्पिनिंग। तीसरी होती है घर्षण कताई, घर्षण कताई होती है, घर्षण कताई होती है। ओके, चौथी की बात करें, नंबर 4 यहीं पर लिख दे रही हूँ, स्वयं ऐंठन वाली कताई, सेल्फ ट्विस्ट स्पिनिंग। ठीक है, घर्षण को फ्रिक्शन स्पिनिंग कहते हैं, इसे फ्रिक्शन कहते हैं, घर्षण को फ्रिक्शन कहते हैं। और यहाँ पर स्वयं ऐंठन वाली जो कताई होती है, स्वयं ऐंठन वाली कताई, स्वयं ऐंठन वाली जो कताई होती, स्वयं ऐंठन वाली कताई, इसे कहते हैं सेल्फ ट्विस्ट स्पिनिंग। ओके, सेल्फ ट्विस्ट स्पिनिंग। 2 और बची हैं इसमें अभी। नंबर 5 इधर लिख दे रही हूँ, थोड़ा ऊपर जगह है। ओके, नंबर 5 जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक स्पिनिंग। ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक स्पिनिंग ही कहेंगे, कताई कहेंगे। और 6 नंबर होगा जो होती ऐंठन रहित कताई, जिसे हम ट्विस्टलेस स्पिनिंग कहते हैं, ऐंठन रहित कताई। तो आपकी यांत्रिक कताइयाँ कौन कौन सी हो गई? नंबर 1 पारंपरिक रिंग कताई, जिसे हम कहते हैं ट्रेडिशनल रिंग स्पिनिंग। दूसरी होती है खुली व अंतिम कताई, जिसे हम कहते हैं ओपन एंड स्पिनिंग। तीसरी होती है घर्षण कताई, जिसे हम फ्रिक्शन स्पिनिंग। फोर्थ होती है स्वयं ऐंठन वाली कताई, सेल्फ ट्विस्ट स्पिनिंग। 5वीं है इलेक्ट्रोस्टैटिक स्पिनिंग या कताई, जिसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक ही कहते हैं इंग्लिश में। और लास्ट होती है 6 ऐंठन रहित कताई, जिसे हम सेल्फ ट्विस्ट स्पिनिंग कहते हैं। ओके, अब हम आ जाते हैं रासायनिक विधि पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी सारे ही इंपॉर्टेंट हैं, कोई भी ऐसा नहीं जो एक्स्ट्रा है। जहाँ पर रासायनिक आप जानते हो फिलामेंट धागे के लिए प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले होती है आर्द्र कताई, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 दिन पहले ही आपसे हमने इससे प्रश्न पूछा था कि जो आई थिंक मैंने पूछा था बैट स्पिनिंग से कौन से कपड़े बनाए जाते हैं, इस तरीके का मैंने शायद प्रश्न किया था। आर्द्र कताई से कौन से कपड़े बनाए जाते हैं, तो याद रखिएगा, अभी मैं सारे बता दूंगी। आर्द्र कताई को हम कहते हैं वेट स्पिनिंग। वेट स्पिनिंग, कलर चेंज कर लेती हूँ थोड़ा सा जिससे आपको डिफरेंस रहेगा। दूसरा हो जाएगा, पहला तो हो गया आर्द्र कताई, ठीक है। दूसरा होता है आपकी शुष्क कताई, शुष्क कताई जिसको हम कहते हैं ड्राई स्पिनिंग। ओके, थर्ड आपका होता है, थर्ड कौन सा होगा आपका? पिघली हुई कताई, पिघली मेल्ट स्पिनिंग। ओके, पिघली हुई कताई, पिघली कताई जिसको हम मेल्ट कहेंगे। मेल्ट पिघली हुई होती है, मेल्ट मतलब पिघलना। चौथी मतलब इसमें 4 ही आती हैं आपकी बायो कॉम्पोनेंट कताई, जिसमें मिक्स होती हैं सारी, ये सारी मिक्स जितनी भी आपने पढ़ी हैं सारी की जा सकती हैं। बायो कॉम्पोनेंट स्पिनिंग। ओके, कताई तो बायो कॉम्पोनेंट एक मिक्स जिसमें विभिन्न प्रकार की कताई की जाती है, ठीक है। मिक्स है मतलब हर तरीके की जा सकती है। अब आपसे प्रश्न बनता है कि इसमें जो अभी मैंने आपको बताया, पूछा कि जो आर्द्र कताई से कौन कौन से रेशे बनाए जाते हैं, तो एक्रिलिक व रेयॉन जो होते हैं आपके,
एक्रिलिक रेयॉन, क्योंकि एक्रिलिक कई तरीके के होते हैं, तो एक्रिलिक रेयॉन अगर आपसे पूछा जाए तो वो आर्द्र या वेट स्पिनिंग से बनाया जाता है। ठीक है, आर्द्र कताई को इंग्लिश में वेट स्पिनिंग कहते हैं। जो शुष्क ड्राई मेथड होता है, ड्राई मेथड से कौन से कपड़े बनाए जाते हैं, तो यहाँ पर एसीटेट रेयॉन बनाया जाता है, एसीटेट रेयॉन। देखो सुनाई तो दे रहा होगा ना, अगर बोर्ड पर क्लियर नहीं है, फ़ोन की स्क्रीन है भाई, उंगली से लिख रही हूँ, कुछ समस्याएं तो आपको फेस करनी पड़ रही हैं, मैं जानती हूँ, पर मैं भी तो कर रही हूँ ना कोशिश, तो आप भी पढ़ाई करनी है तो कोशिश करते रहो। ठीक है, ये समस्याएं जो होती हैं ना छोटी छोटी, इनसे ज़्यादा ताकत मिलती है काम करने की। जितना आपको आराम मिल जाएगा, जितना सब चीज़ें बहुत अच्छे से मिलेंगी, उतना ही आपको पढ़ने में मन नहीं लगेगा। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। तो पिघली हुई जो कताई, जो मेल्ट स्पिनिंग होती है, अगर आपसे पूछा जाए उससे कौन से कपड़े बनाए जाते हैं, तो रेयॉन और जो नायलॉन और जो पॉलिएस्टर होते हैं वो मेल्ट विधि से बनाए जाते हैं। ठीक है, चलो इसको मैं आप लिख लीजिएगा, मैं क्लियरली लिख देती हूँ। नंबर 1, अगर आपसे पूछा जाए आर्द्र कताई से कौन से कपड़े बनते हैं। ठीक है, आर्द्र कताई जिसको हम कहते हैं वेट स्पिनिंग, आर्द्र कताई, वेट स्पिनिंग, तो इससे जो बनते हैं एक्रिलिक रेयॉन बनता है। ठीक है, एक्रिलिक रेयॉन बनता है। आपसे नंबर 2 पूछा जाए शुष्क कताई, ड्राई मेथड से या फिर ड्राई स्पिनिंग से कौन से कपड़े बनते हैं, तो अभी हमने क्या बताया था, एसीटेट रेयॉन। ठीक है, तो आंसर होगा आपका एसीटेट एक्रिलिक या एसीटेट रेयॉन, कुछ भी बोल सकते हो। एसीटेट एक्रिलिक भी बोलते हैं, एक्रिलिक। अगर आपसे पूछा जाए थर्ड वाला कि जो मेल्ट विधि होती है, पिघली हुई कताई, इससे कौन से कपड़े बनते हैं, ये रासायनिक कताइयाँ हैं, ध्यान रखिएगा। पिघली कताई, मेल्ट स्पिनिंग। ठीक है, स्पिनिंग शॉर्टली लिख दिया है। तो इससे आप बताओगे नायलॉन और पॉलिएस्टर इधर लिख दे रही हूँ जिससे आपको समझ में आए, पॉलिएस्टर। ओके, अलग कलर से कर दिया है, इसी का है। ठीक है, पिघली हुई कताई का मेल्ट स्पिनिंग से नायलॉन और पॉलिएस्टर ये बनाए जाते हैं इससे। तो इतना आपको क्लियर हुआ। आज हम सोच रहे हैं इस क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं। ओके, क्योंकि आधा पौन घंटे की क्लास हो चुकी है। कल हम इनको डीपली पढ़ेंगे, जो भी प्रोसेस रहेंगे कल हम इसको डीपली कवर करेंगे और क्लियर अच्छे से करेंगे, क्योंकि अभी हम भी थकान में थे और पढ़ाई मेरी भी बहुत अच्छे से हो नहीं पाई। तो अच्छे से आपको कल और जो कमियां रह गई उनको पूरी करेंगे। कुछ अगर रह गया होगा, मतलब पहली बात तो कोशिश तो सारा ही कवर करने की जो अब तक पढ़ाया। बकाया कल जो ये कताइयाँ हमने अभी आपको प्रकार बताए, इनको हम कल की क्लास में जो है मतलब पूरा डिफाइन करेंगे कि पारंपरिक रिंग कताई क्या होती है, खुली व अंतिम कताई क्या होती है, या फिर रासायनिक में जो कताइयाँ होती किस तरीके से होती है। तो इन सब का प्रोसेस हम पढ़ेंगे कल की क्लास में। जाते जाते अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।